दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा साइंस वर्ल्ड। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ में। आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे देखते रहिए। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है रक्त। ठीक है, अपना टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र में। हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी हमने ली थी। भाई रुधिर में ये चीजें पाई जाती है, लेकिन आज हम डिटेल से किसके बारे में बात करेंगे? रक्त के बारे में। तो किसका खून में पानी है और किसके खून में खून है, वो आज बात कर लेते हैं। आइए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त। रक्त रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्ययन को रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर 1 मिनट के लिए भी रुका तो राम नाम सत्य, जीवन लीला खत्म। ठीक है, इतना ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसके बारे में अब हम आगे पहले सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे हम। तो देखिए, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी। ये अब इसके बारे में पहली बात आती है प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? तो एक ऐसा पदार्थ जिसको अगर सनित्र में छाना जाए तो नीचे निकलेगा, लेकिन इतनी कुछ ऊपर भी बच जाएगा, पूरा नीचे नहीं आ पाएगा। ये एक प्रकृति होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दूध में जो ऊपर क्रीम होती है उसको आप छानिए, या आप जब भी चाय बनाते हैं उसमें फंस जाती होगी। सिर्फ मैं क्रीम की बात कर रहा हूँ, है ना? वो उस ऊपर फंस जाती है, तो उसी प्रकृति का ये होता है। वो इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन उससे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वही होता है प्राकृतिक कोलाइड। अर्थात ये छन छन भी जाएगा, लेकिन ऊपर भी कुछ भाग इसका रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से प्राकृतिक कोलाइड है। उसके बाद में संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू है। अब हमारे शरीर में सभी कामों को ये जो भी काम होता है उस काम को होने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो एक तो सभी चीजों को ये जोड़ के रखे हुए है। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू इसको बोलते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर भी कितने सारे मटेरियल होते हैं, कितनी सारी चीजों का परिवहन करता रहता है, खुद कितनी चीजों को लेके घूमता है। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग टिश्यू भी है। रक्त का जो पीएच मान है, वो पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। अर्थात ये क्षारक कैसा है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए, 7 के नीचे अगर होगा तो अम्लीय होता है। पीएच मान तो आप सब पीएच स्केल तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि अगर साइंस की क्लास ले रहे हो तो पीएच तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो 7.4 क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। 7 के ऊपर वाले क्षारक होते हैं, 7 के नीचे वाले अम्ल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेल। अब क्वांटिटी कितनी पाई जाती है किसमें? ब्लड में। मतलब फीमेल में ब्लड कितना होता है, मेल में ब्लड कितना होता है? तो मेल में होता है 5.5 लीटर। कितना होता है? 5.5। मतलब ऐसे तो वयस्क इंसान में हम 5 से 6 लीटर बोल सकते हैं, लेकिन अपन बताएं कि मेल में होता है 5.5 लीटर। कितना होता है? 5.5 लीटर। कितना होता है? मेल में 5.5 लीटर। उसके बाद फीमेल में होता है 5 लीटर। फीमेल में 5 लीटर क्यों होता है? मेरे एक चाचा की शादी हो रखी है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई हमारे अंदर 5.5 होता है और लेडीजों के अंदर 5 क्यों होता है? तो उन्होंने बताया कि भैया इनको चूसना भी होता है, खून भी तो चूसती है ना। तो अब पता नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ऐसे तो, लेकिन पता नहीं उन्होंने पता नहीं कैसे बताया कैसे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया। तो फीमेल में 5 लीटर होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। हमारे शरीर को रक्त की डेली आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रक्त का निर्माण कैसे होता है? भाई निर्माण आवश्यक है, क्योंकि इनके तो डेथ के दिन दिए हुए हैं इनके, तो भाई कौन कितने दिन में मर जाते हैं। तो ये निर्माण कैसे होता है? तो अब आप देखिए सबसे पहले तो कि निर्माण लीवर और अस्थि मज्जा में हो रहा है। अब आप सोच के थोड़ा चौंक गए होंगे, भाई लीवर में कैसे निर्माण होगा? अस्थि मज्जा आपने शायद पहले सुन लिया हो, लेकिन देखिए अस्थि मज्जा में किसका होता है? वयस्क का। आप यहाँ पे इसको टिका सकते हैं, वयस्क। वयस्क जैसे हम और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? वो वयस्क है। वो उसका उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन लीवर में किसका होता है? भ्रूण में। अब देखो, भ्रूण क्या होता है? छोटा सा होता है ना। देखिए, भ्रूण किसको कहेंगे? जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है उसको भ्रूण ही कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
वो उसी दिन निषेचित हुआ है या वो आज पैदा हो रहा है। लेकिन अगर आज वो 1 बजे पैदा हुआ है तो वो 12 बजे तक भी भ्रूण ही था, उसको बच्चा नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? उसको भ्रूण ही बोलेंगे। ठीक है, तो भ्रूण, अब देखो बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है। अब हमारी बोन्स बहुत टाइट हो चुकी है, तो इसके अंदर अगर आपने देखा होगा, कोई अगर नॉनवेज खाता है तो उसके अंदर देखना आप जाली नुमा एक संरचना पाई जाती है हड्डी के अंदर, बकरा वगैरह में अगर किसी ने खाया हो तो उसके अंदर जाली नुमा संरचना पाई जाती है, वही होता है बोन मेरो। और बच्चों में क्या होता है, हड्डियां बिल्कुल टुटड़ मुटड़ होती है, ऐसे ही बिल्कुल कतई यूं यूं मान लो कि हाँ खत्म, मतलब बिल्कुल कोमल हड्डियां होती है बच्चों की। तो उनमें बोन मेरो में कहाँ से बनेगा? तो बच्चों में भ्रूण का, बच्चों में जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, वो लीवर में होता है। जो भ्रूण होता है जो माँ के पेट में होता है, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, स्टोर कहाँ होता है ब्लड? स्प्लीन में या प्लीहा में। अब देखिए, आप प्लीहा को देख के चौंक गए होंगे कि प्लीहा को तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन हाँ ये स्टोर भी करता है। ठीक है, देखो आप, अब कब्र किसको कहा? इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है, किसको? प्लीहा को। और कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किसको? प्लीहा को। जब आरबीसी का जीवन काल खत्म होता है तो वहीं जाती है और वहीं स्टोर हो जाती है। ठीक है, आगे देखो। अब एक द्रव आता है हमारे शरीर में, फैटी एसिड जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोल। अब कोलेस्ट्रोल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, पहले तो इसको देख लीजिए। कोलेस्ट्रोल हमारे शरीर में क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है, ये 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 200 ग्राम पर डेसीलीटर मतलब 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम क्या होगा? कोलेस्ट्रोल होगा। कैसे होगा? ये क्या करता है, क्या है? देखिए, अगर किसी, अब ये होता है कैसे, पहले तो चिकनी चिकनी बस बस ये चीजें अगर आप ज्यादा खा रहे हो, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, अगर आप तेलीय पदार्थ ज्यादा खाते हो तो आप में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। आपको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रोल बनने के बाद में ये हमारे हार्ट को ब्लॉक करता है, ये रक्त वाहिनियों को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये तो लकवा आ जाएगा, या फिर हार्ट, अगर इसको सीधा हार्ट पे अटैक कर दे, हार्ट में जम जाता है, तो ये हार्ट में अगर जम गया तो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा उसको, हार्ट अटैक आ ही जाएगा आपको। और राम नाम सत्य है स्वाहा, तो ये 200 ग्राम पर डेसीलीटर में पाया जाता है। आगे देखो हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण मानक है हमारे शरीर में। हम परिसंचरण तंत्र में इसकी हल्की फुल्की बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपके लिए समझा देते हैं। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो ये इसके काम है। उसके बाद में आप देख लीजिए, आप इसको लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके कार्य भी लिख सकते हैं। O2 प्लस, ये तो अपन आगे देख ही रहे हैं ना ब्लड में, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन हम यहाँ ये देखेंगे कि भाई मादा में और नर में कितना पाया जाता है, मेल फीमेल में कितना पाया जाता है। तो मेल में पाया जाता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर में कितना पाया जाएगा? 14 ग्राम पाया जाएगा मेल में। कितना पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। फीमेल में, फीमेल में 13 ग्राम में 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, जबकि मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। उसके बाद में रक्त परिसंचरण की हमने बात की, तो मैंने आपको वहां भी बताया था भाई, विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उसके बाद देखो एचबी, हम ये एचबी हीमोग्लोबिन को एचबी भी लिख सकते हैं अपन। अब आप एक चीज देखिएगा, आप किसी लड़की के चाटा मारियो, किसी लड़के के चाटा मारियो, लड़का एक बार तो सहन कर लेगा, लेकिन लड़की रोने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका दर्द ज्यादा होता है। एफई किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में भी, अर्थात आयरन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। आगे हम बात करें परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने, हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब आगे जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ब्लड के कार्य। ब्लड के क्या क्या कार्य? तो सबसे पहले तो आता है इसका ताप नियंत्रण। देखिए, इसकी गति कितनी होती है? 120 तो इसको नसों में जाने की गति होती है जब इसको धमनियां लेकर जाती है, और 120 इसके आने की गति होती है जब ये, सॉरी 120 नहीं, ओनली 80 120 तो इसको, इसके जाने की गति होती है जब ये धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, और 80 इसके आने की स्पीड होती है। तो इस प्रकार से हमारे ताप को नियंत्रित करता है, इसीलिए लिखते हैं 120/80, 80/120। तो ब्लड के कार्य देख लेते हैं हम। ताप नियंत्रण, किस प्रकार से ताप नियंत्रण? तो पूरे शरीर में एक समय से सर्कुलेशन इसका होता रहता है। अब ये सर्कुलेशन होता रहता है तो क्या होगा? ब्लड में लगातार क्या होगा? गर्मी बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए ये है, आप इसको ऐसे रगड़िएगा, ऐसे रगड़ते रहोगा, तो क्या होगा?
गर्मी आ जाएगी ना हाथों में। तो ये क्या है, ये ब्लड के कारण ही हो रहा है। हम इसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड चला एक साथ। देखिए आगे देखते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है? देखिए एक बात बताइए, जब हमारे पाचन हुआ था तो पाचन में किसके रूप में अवशोषण किया? ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक किसने पहुंचे? वो भी काम इसी का है। तो क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन, आप गैसों का परिवहन जैसे O2, CO2, इनका परिवहन ही करता है। भाई फेफड़ों से लेकर कहाँ जाएगा? उस ग्लूकोज के पास सभी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन लेके जाए। तो ये काम किसके हैं? गैसों का परिवहन किसने किया? अब जब वहां पे ग्लूकोज का विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कौन आएगा? वो ये रक्त लेके आएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन। रक्त में जो एक वर्णक पाता है हीमोग्लोबिन लेके आता है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन से हो गए? एक तरीके से अगर देखा जाए तो दहन में क्या निकला है? अगर ऑक्सीकरण हुआ है वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का, तो वहां पे क्या निकला था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरीके से ये भी क्या है? आपसी उत्सर्जी पदार्थ ही है ना। तो इसका भी परिवहन यही कर रहा है। उसके बाद में अमोनिया, यूरिया, इन सब का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। लेकिन देखिए, ब्लड सिर्फ परिवहन करता है, अलग नहीं करता खुद को। अलग कौन करता है? किडनी के न्यूरॉन्स अलग करते हैं उसको, ठीक है। नेफ्रॉन्स, सॉरी नेफ्रॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स अलग करते हैं उसको। किसको? ब्लड को। ब्लड में से उत्सर्जी, जैसे अमोनिया, यूरिया लेके जाता है ना, तो क्या होता है? ये उसको अलग करता है। आप इसको लिखिए और हम आगे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब पहले हम बात कर चुके हैं कि रक्त के बारे में सामान्य जानकारी ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि रक्त के, अब हम टोटल ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? ब्लड के दो पार्ट होते हैं। अब देखिए, एक होता है रुधिराणु, रुधिर या कार्पल्स जिनको आप बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्लाज्मा। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कार्पल्स। तो जिस प्रकार से हम चाय पत्ती, चाय शक्कर फिर उसमें पत्ती डालते हैं, तो उसी प्रकार प्लाज्मा तो एक द्रव है। प्लाज्मा क्या? एक द्रव है। और ये जो कार्पल्स है, रुधिराणु जो है, ये क्या करते हैं? रुधिराणु क्या करते हैं? रुधिराणु उसमें चाय शक्कर का काम करता है। अर्थात ये क्या है? ये हार्ड पार्टिकल्स है, मतलब सख्त कण है। और ये क्या है? ये लिक्विड है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा को। तो हम परिसंचरण तंत्र में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन वहाँ डिटेल्ड नहीं पढ़ा था, हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना पाया जाता है कि ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाता है प्लाज्मा? 55% भाग बनाता है। कहीं आपको ये 60 भी लिखा हुआ मिलेगा। और रुधिराणु कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 45% भाग बनाते हैं। ये कहीं आपको 40 मिलेगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिएगा, जब भी पूछेगा तो 40 से 50 और 50 से 60 ही पूछता है, ठीक है। एक्यूरेट डेट कभी नहीं पूछता। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। तो प्लाज्मा 90% तो जल होता है। बाकी अकार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन 10% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। वो 10% अकार्बनिक पदार्थ क्या बनाते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो वो क्या होता है? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर ये रक्त को गाढ़ा बनाते हैं, अर्थात ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जब कहीं लग जाती है तो ये थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगर इन दोनों को ब्लड से निकाल दिया जाए तो सिर्फ ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा, बिल्कुल पीला ब्लड हो जाएगा, हल्का पीला। तो ये हो जाएगा। इनके दोनों की वजह से ब्लड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। इनको निकाल दो, पतला हो जाएगा। देखो, ये ब्लड को क्या करें? द्रव अवस्था में रखते हैं। द्रव अवस्था में रखना इनका काम होता है, ठीक है। बीमारियों की जांच सीरम के द्वारा की जाती है। तो अब क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है ना, तो उसको एक उसमें डाला जाता है यार, इसमें वो घूमती रहती है, इससे इससे घूमती रहती है। तो वो क्या होता है? वो क्या करते हैं? सीरम को बाहर लेते हैं। प्लाज्मा की सीरम, बिल्कुल पीला पीला द्रव उसके ऊपर आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पीला द्रव, इसी पीले द्रव से क्या की जाती है? बीमारियों की जांच की जाती है। इसी को बोला जाता है सीरम, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्लड कार्बन अर्थात रुधिराणु की, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का नॉर्मल नाम है लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का मतलब प्लेट ही होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी क्या करते हैं? हमारे शरीर का पूर्ण भाग बनाते हैं। देखो, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसका एक तरीके से अगर आप साइंटिफिक नेम अगर देखना चाहो तो इसको बोलेंगे हम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी
की संख्या कितनी होती है, हमारे ब्लड में की संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख। अब 50 लाख को आप 5 मिलियन लिख सकते हैं ना, 5 मिलियन। हुआ क्या, एक बार एक क्वेश्चन आता है कि रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, तो उसने रुधिर नहीं पूछा था, उसने रक्त नहीं पूछा था, उसने पूछा था रुधिराणुओं में रुधिराणु का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है। तो अधिकतर लोग क्या करके आ गए, प्लाज्मा, जबकि उसने पूछा ही रुधिराणु था ना। तो रुधिराणु का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, 90% भाग, ज्यादा 90% भाग कौन बनाता है, आरबीसी बनाती है। तो जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल शांति से देखिएगा, तब आप बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट से, ये जो ल्यूकोसाइट आप देख रहे हैं, ल्यूकोमिया, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है, तो ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर होता है। कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम ज्यादा हो जाती है तो फिर कैंसर का रूप ले लेती है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 10,000 के समथिंग समथिंग ये रहती है, 10,000 के समथिंग समथिंग। उसके बाद में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की कितनी होती है, प्लेटलेट्स 2 लाख होती है। कितनी होती है हमारे शरीर में, 2 लाख होती है हमारे शरीर में। तो आरबीसी को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे और 50 लाख पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे और 10,000 पाई जाती है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे और 2 लाख पाई जाती है। अब देखते हैं इनके जीवन काल को, तो देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, अर्थात ये 120 दिन तक हमारे शरीर में चलती रहती है। उसके बाद में ये खुद प्लीहा में चली जाती है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो ये खुद को मार नहीं सकती, इसलिए क्या करती है, ये खुद प्लीहा में चली जाती है, सरेंडर कर देती है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। तो 1 से 2 सप्ताह में ये इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, तो खुद को खत्म कर देता है। थ्रोम्बोसाइट, ये 7 दिन इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। क्योंकि आपने देखा होगा डेंगू रोग में क्या होता है, डेंगू रोग में इसी की कमी आती है, डेंगू रोग में इसी की कमी आती है, बड़ी भी 1-2 दिन में जाती है और घट भी 1-2 दिन में जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स 2 लाख। अब देखते हैं, अब जैसे ब्लड हो गया ना। अब मान लीजिए ये जीवन काल खत्म होने, अब आप ये सोचते होंगे कि सर मतलब ये अगर मर ही जाती है तो फिर हम जीवित कैसे हैं। तो फिर इधर से प्लाज्मा की आवाज आती है कि हेलो, हम जिंदा हैं अभी, आप चिंता मत करो। तो होता क्या है कि ये तो लगातार मर भी रही है लगातार। अब इन दोनों में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। दोनों क्या कर लेगी, खुद को खत्म कर लेगी। लेकिन इसमें ना लाइसोसोम पाया जाता है ना केंद्रक पाया जाता है, तो ये खुद को खत्म नहीं कर सकती, तो खुद कहाँ चली जाती है, मरने प्लीहा के पास में चली जाती है। लेकिन जो हमारा बोन मेरो होता है, अस्थि मज्जा जो होता है, वो लगातार बनाता रहता है ना। तो जब ये कहाँ जाती है, किडनी के पास में, जब किडनी के पास में जाती है तो मृत जितनी भी होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, सबको किडनी अलग कर देती है, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। किसके द्वारा, डायलिसिस विधि के द्वारा, ठीक है। तो डायलिसिस विधि के द्वारा वो अलग कर देती है। फिर प्लाज्मा अलग हो जाता है। अब वहां पे क्या बन रही होती है हमारे बोन मेरो में, लगातार क्या बन रही होती है, लगातार आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रही होती है ना, तो वो वापस उसमें मिला दी जाती है, जीवित वाली, मरते नहीं जीवित वाली। तो इस प्रकार से चक्कर लगातार चलता रहता है, क्योंकि बन भी तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बनती नहीं है, बनती भी तो है ना, बनती भी उतनी है जितनी मर रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर का चक्र चलता रहता है। तो आप इसको नोट कीजिए और एक बार हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं कि प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है, इसमें 90% जल होता है और इसमें 10% कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। फाइब्रिनोजन और दोनों का काम होता है इनका रक्त, अगर इनको प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो रक्त बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, और इन दोनों का काम होता है रक्त को गाढ़ा बनाने का। उसके बाद में कार्पल्स की बात करते हैं, रुधिराणु, ये 45% हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये 3 भाग में पाए जाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी हमारे शरीर में 50 लाख पाई जाती है, 5 मिलियन, अगर मिलियन में बोले तो 5 मिलियन बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी 10,000 पाई जाती है, प्लेटलेट 2 लाख पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। थैंक यू।